आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। यहाँ हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक रिसर्च की, वैक्सीन की, रिपोर्ट्स की, कहानियों की। कुल मिलाकर चंद मिनटों में आपको कोविड-19 से जुड़ी तमाम अपडेट्स देना हमारा रोज का काम है। आज किन किन खबरों पर हमारी खास तवज्जो रहेगी ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो कल क्योंकि कोविन ऐप का लॉन्च हो रहा है तो इस ऐप के बारे में सब जानेंगे। अभी क्या स्टेटस है, कब ये आम जनता के लिए अवेलेबल होगी। दूसरी बात करेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री ने हर राज्य के लिए जो वैक्सीन गाइडलाइंस जारी की है वो क्या कहती है। तीसरी बात करेंगे इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन पर। किसी वैक्सीन का इनएक्टिवेटेड होने का क्या मतलब है, बच्चों के लिए ये क्यों सेफ मानी जा रही है। और अंत में समझेंगे कि हमारे नाखूनों से कैसे पता चलेगा कि हमें कोरोना है कि नहीं। तसल्ली से इन सब पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को पहले सुन लीजिए। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 15,590 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 191 लोगों की मौत हुई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या यानी एक्टिव केसेस की संख्या 2,13,027 पर पहुंच गई है। कोरोना की वजह से सबसे दुर्लभ मामला जयपुर से सामने आया है। यहां कोरोना के एक मरीज के शरीर में हर्पिस जोस्टर का संक्रमण मिला है। इसके अलावा एक मरीज के शरीर में लिम्फ नोड्स भी बढ़े हुए मिले हैं। दिल्ली में कुल 81 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिनमें 75 सेंटर्स पर कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी, जबकि बाकी जगहों पर कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए एक फैक्ट शीट भेजी है, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल स्पेसिफिकेशन, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स, मतभेद और हल की AEFIIs के बारे में जानकारी शामिल है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री पर कोरोना के फैलाव को रोकने में असफल रहने का आरोप लगाया है। बता दें कि केरल में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने बीते दिन टीकाकरण से जुड़े कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना का टीका लेने के बाद आए हल्के फुल्के बुखार को कोरोना का लक्षण नहीं समझा जाना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए पोलियो अभियान स्थगित करने के दावे पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पोलियो इम्यूनाइजेशन डे को 31 जनवरी 2021 को रीशेड्यूल कर दिया गया है। देश में ब्रिटेन के न्यू वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 109 पहुंच गई है। संक्रमित लोगों को राज्य सरकारें क्वारंटाइन कर रही है। एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की 50 लाख खुराक के लिए बोलिवियन सरकार ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। वैक्सीन की पहली 10 लाख खुराक अप्रैल में बोलिविया पहुंचेगी। WHO के इमरजेंसीज प्रमुख डॉक्टर माइक रायन ने कहा है कि जिस तरह कोरोना का न्यू वेरिएंट फैल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है महामारी का दूसरा साल पहले साल से ज्यादा मुश्किल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करेंगे और साथ ही सरकार के कोविन ऐप का भी लॉन्च करेंगे, जो वैक्सीनेशन ड्राइव के पूरे प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। पहली प्रायोरिटी लिस्ट में 80 लाख बेनिफिशियरी ने कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर किया है। इसके पूरे मॉड्यूल को कैसे काम करेगा, अभी का क्या स्टेटस है, ये सब समझेंगे। और भी क्या कुछ है इस पूरे ऐप के बारे में जो आपको जानने की ज़रूरत है, हमारे सहयोगी केशव आपको बताएंगे। केशव, कल कोविन ऐप का लॉन्च हो रहा है, तो अभी इसका क्या स्टेटस है, अभी एक्सेस करने का क्या सीन है? खुशबू, कोविन ऐप के करंट स्टेटस की बात करें तो ये ऐप अभी फंक्शनल नहीं है। मौजूदा जो कोविन ऐप है वो बैक एंड सॉफ्टवेयर के तौर पे काम ज़रूर कर रहा है, जिसे हेल्थ वर्कर्स के पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया था कि इस ऐप के तहत 80 लाख लाभार्थियों का पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिलहाल इस ऐप के जरिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो एक्सेस है वो केवल अधिकारियों को ही दिया गया है। जनरल पब्लिक इसे कब एक्सेस कर पाएगी? किस तरह का मॉड्यूल है? डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए होंगे?
जहाँ तक आम लोगों की बात है तो उनका रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर मार्च महीने से शुरू होगा और इसमें कोविन जो ऐप है इसमें 4 मॉड्यूल होंगे। पहला बैक एंड मॉड्यूल है जिसके आधार पर ऐप फिलहाल काम कर रहा है। दूसरा मॉड्यूल होगा एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल। इसके तहत ये बताया जाएगा कि एक समय पर कितने लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। इसमें एडमिन वैक्सीन का सेशन भी निर्धारित कर सकता है। और इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होगा जिसके तहत कोई भी खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकता है। और ये जो मॉड्यूल है वो वैक्सीन का डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। यहाँ वैक्सीनेशन का डेटा भी वेरीफाई किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अगली खुराक जो है वो कब दी जाएगी। और ब्लॉक स्तर पर भी ऐसे मॉड्यूल के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मॉड्यूल होगा जिसमें वैक्सीन लगने के बाद लाभार्थी को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और ये जो सर्टिफिकेट है वो एक QR कोड के जरिए जनरेट किया जाएगा और इसमें सेशन प्लान्ड और सेशन हेल्ड की भी निगरानी की जाएगी। यानी कि वैक्सीनेशन के लिए कितना समय तय किया गया था और वैक्सीनेशन के दौरान कितना समय लगा, इस पर भी सरकार आंकड़ा जुटाएगी। जहां तक दस्तावेजों की बात है तो लोगों को एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होगी रजिस्टर करने के लिए और ये जो ID कार्ड होगी वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या और भी दूसरे जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो लगेंगे। केशव, फेक कोविन ऐप भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, उस पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कुछ कहा है? जी खुशबू, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों से आगाह किया है कि वो प्ले स्टोर्स पर उपलब्ध फर्जी कोविन ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि अभी जो सरकार का ऐप है वो स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, इस पे काम चल रहा है और पब्लिक के लिए यह लॉन्च नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि जब भी पब्लिक के लिए यह ऐप लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसलिए अभी कोई भी ऐप, कोविन के नाम से मिलता जुलता कोई भी ऐप अगर आपके फ़ोन में निजी जानकारियां मांग रहा है तो सतर्क हो जाएं और ऐसे ऐप को डाउनलोड ना करें। तो केशव, जब ये लॉन्च होगा जनरल पब्लिक के लिए तो अभी किस तरह की चुनौतियों को सामना करना पड़ सकता है भारत को? खुशबू, जब कोविन ऐप को आम लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा तो एक बड़ी चुनौती होगी हर यूजर के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको आसान और फुल प्रूफ बनाना। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की उपलब्धता और सर्वर फंक्शन का जो एनालिसिस होगा वो करना एक मेजर चैलेंज होगा। इसके अलावा जो खबरें आ रही थी वो ये कि कोविन ऐप के मॉक ड्रिल के दौरान तय प्लान्स के मुताबिक ऐप परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। कुछ अधिकारियों ने ये भी बताया था कि जो प्लेटफॉर्म है उस पर सभी लाभार्थियों के नाम नहीं दिख रहे थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है केंद्रीय स्वास्थ्य और सूचना प्रसारण मंत्रालय दोनों मिलकर के इस ऐप के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स से भी सुझाव और इनपुट्स मांगे गए हैं। शुक्रिया केशव। तो अब कल से फाइनली भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है। हर राज्य, हर सेंटर पूरी तरह से तैयार है। कल हेल्थ केयर वर्कर्स और भी कई फ्रंटलाइनर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी और अगले को 6 से 7 महीने में आम जनता के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस भेजी है, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, डोसेज, कोल्ड चेन के लिए स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स और वैक्सीनेशन के बाद कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो क्या करना है क्या नहीं, इसमें सब कुछ जानकारी है। हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे आपको ये सारी बातें बताएंगे। सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन ड्राइव से एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस भेजी है। इसमें बड़ी सूचना ये है कि 18 से कम उम्र के बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन अभी नहीं लगाई जाएगी। जो महिलाएं बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं उन्हें भी वैक्सीन लगवाने से मना किया गया है। गाइडलाइन के अनुसार हर वैक्सीन के 2 डोज लगाए जाएंगे जो एक ही कंपनी का होगा। दोनों डोज के बीच में मिनिमम 14 दिनों का अंतराल ज़रूरी है। इसके अलावा इस गाइडलाइन में ये भी साफ कर दिया गया है कि किन्हें वैक्सीन नहीं लगनी है। तो सबसे पहला तो ये है कि मिनिस्ट्री ने वैक्सीन लगाने से पहले लोगों को मेडिकल हिस्ट्री उनकी बताने को कहा है। उनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें किसी तरह की कोई एलर्जी है तो उन्हें वैक्सीन देने से पहले सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। और ग्लोबली वैक्सीन लगने के बाद एलर्जी के कुछ मामले सामने आने के बाद ये हिदायत तो ज़रूर ही दी जा रही है। दूसरा
ये है कि गाइडलाइन में ये कहा गया है कि ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन के पहले डोज पर एनाफिलेक्टिक या एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उन्हें दूसरा डोज नहीं दिया जाएगा, और जिन्हें वैक्सीन इंजेक्टेबल्स थेरेपी यानी जो सुइयों से होने वाली एलर्जी है और दवाइयों से रिएक्शंस या एनाफिलेक्सिस की शिकायतें हैं उन्हें भी वैक्सीन अभी नहीं दी जाएगी। ऐसे लोग जिन्हें सार्स या कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया या जो ज़्यादा लंबे समय तक बीमार रहे, जिन्हें कोरोना के चलते सीवियर बीमारियां हुई, उन्हें ठीक होने के बाद 4 से 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लगाने की हिदायत दी गई है। अगला ये कि ऐसे पेशेंट्स जिन्हें कोरोना के इलाज में एंटी सार्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई है या प्लाज्मा दिया गया है, उन्हें भी ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन दी जाएगी। अगला ये है जिन लोगों को ब्लीडिंग और कोएगुलेशन डिसऑर्डर यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर है या फिर कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर रह चुके हैं तो उन्हें भी वैक्सीन देने से पहले सावधानी बरतने को कहा गया है। तो इन सभी गाइडलाइंस के दायरे में ही कल सुबह 10:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन करेंगे और लगभग 3006 साइट्स से लोग प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे और इन सभी जगह 100 लोगों को वैक्सीनेट करके इस ड्राइव का उद्घाटन होगा। शुक्रिया प्रतीक। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो बच्चों के लिए क्या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सेफ है, इस पर करेंगे बात। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के कोरोना कवरेज में। मैं हूं खुशबू। जब से कोरोना आया है तब से बच्चे घरों में ही हैं। स्टडी एट होम का ही सिलसिला अब तक जारी है। बीच में कुछ स्कूल्स खुले भी, लेकिन कोरोना यहाँ तक भी पहुँच गया, फिर स्कूल बंद। अब कोई खुद पर रिस्क ले ले, बच्चों पर थोड़ी ना लेंगे। एक सवाल ये भी पेरेंट्स या बच्चों के मन में उठता होगा, कब रेगुलर स्कूल जा सकेंगे? कोई वैक्सीन भी होती बच्चों के लिए तो सही होता, लेकिन फ़िलहाल बच्चों के लिए कोई कोरोना वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद जल्द आ भी जाए। भारत बायोटेक के सीईओ डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा है कि उनका इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए सेफ है। इसीलिए वो ड्रग रेगुलेटर के पास परमिशन के लिए अपील करने वाले हैं, ताकि जल्दी से बच्चों पर ट्रायल्स किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खास बात होती है इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में? तो चलिए उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सचिन बजाज से पूछते हैं। डॉक्टर, किसी वायरस का इनएक्टिवेटेड होने का क्या मतलब होता है? जी देखिए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें वायरस को मार दिया जाता है पहले, यानी इनएक्टिव कर दिया जाता है और फिर उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बननी शुरू होती हैं क्योंकि वायरस की बॉडी प्रेजेंट है, परंतु वायरस ना तो रेप्लिकेट कर सकता है ना बीमारी बॉडी में ला सकता है क्योंकि वो मरा हुआ है। वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है और जब फ्यूचर में कोई लाइव वायरस या एक्टिव वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी एंटीबॉडीज जो पहले ही बनी हुई हैं वो उस वायरस को घुसते ही खत्म कर देती हैं, उसको टाइम नहीं देती मल्टीप्लाई करने के लिए और हमारे अंदर बीमारी फैलाने के लिए। ऐसी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन हमारे पास बहुत सालों से हैं। हेपेटाइटिस ए एक बहुत कॉमन है, रेबीज वायरस जो वैक्सीन है वो भी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। तो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का यही सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि उनका वायरस मरा हुआ है, इसलिए वो कोई बीमारी नहीं कर सकते हैं और बूढ़े लोग, बीमार लोग, बच्चे, इन सब में
हम ये वैक्सीन इजीली लगा सकते हैं बिना किसी रिस्क के। अच्छा डॉक्टर, एक बात जो मुझे समझनी थी, जैसे बाकी की वैक्सीन जिस टेक्नोलॉजी से बनी है, जैसे कि mRNA वैक्सीन को ही ले लेते हैं, इसमें क्यों बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। कुछ वैक्सीन्स बहुत सालों से अवेलेबल हैं और कुछ वैक्सीन्स अभी अभी नई बन रही हैं। तो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स बहुत सालों से है, जैसे मैंने कहा हेपेटाइटिस ए और रेबीज कॉमन एग्जांपल्स हैं। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स बहुत सालों से हैं, जिसमें वायरस को पूरी तरह मारा नहीं जाता, उसको सिर्फ वीक किया जाता है, एटीन्यूएट किया जाता है और फिर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। फायदा ये है कि उसकी इम्यूनिटी जो वो प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो लाइव वायरस है तो इम्यूनिटी लेवल्स बहुत ज्यादा बनते हैं। रिस्क वही है कि अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से ही बहुत ही कम है या आप बना नहीं पा रहे हैं, वीक हैं, कुछ और कोमॉर्बिड बीमारियां हैं या छोटे बच्चे बहुत हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको वो एक्चुअल में बीमारी हो जाए या बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाएं। तो MRM, BCG ऐसी एग्जांपल्स हैं एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन के। तीसरा टाइप है वेक्टर वैक्सीन, जिसमें वायरस का कुछ पार्ट किसी और वायरस में डाल के भेजा जाता है। तो अभी जो हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन वैक्सीन लग रही है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड नाम से आई है, जो ऑक्सफोर्ड में बनी एस्ट्राजेनिका के कोलैबोरेशन से, वो एक वेक्टर वैक्सीन है जिसमें अडीनो वायरस एक है जो चिंपैंजीज में इन्फेक्शन करता है पर ह्यूमंस में नहीं कर पाता है। उस वायरस के अंदर कोरोना वायरस का एक पार्ट डालकर ह्यूमन बॉडी में भेजा गया है। और जो वैक्सीन है जो बिल्कुल ही नई है, जो कभी आज तक नहीं, उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो है mRNA और DNA वैक्सीन। RNA वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में जाके सेल्स को एक सिग्नल देती है कि वो वायरस, और DNA वैक्सीन भी यही करती हैं, सेल का प्रोटीन ह्यूमन में ही बनवाती हैं। तो क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, ये बहुत सालों से हम यूज नहीं कर रहे, अनलाइक एटीन्यूएटेड या डेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि उसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, करोड़ों लोगों में वो वैक्सीन लग चुकी हैं। ये बहुत नई है, हमें इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी नहीं पता है, बट एक्सपेक्टेड नहीं कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। बट ये क्योंकि बहुत नई है, इस वजह से अभी हम बच्चों पर अभी इसका क्लियरेंस नहीं मिला है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ऑब्वियसली कई सालों से है, तो उसका जो ट्रायल्स होंगे आई एम श्योर बहुत सेफ होंगे, बच्चों में भी सेफ ही मिलेंगे। जैसे कि आपने कहा कि इनएक्टिवेटेड वायरस पहले भी यूज़ हो चुका है, तो क्या जल्द ही हम बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं? तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन बच्चों में सेफ होगी, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है, काफी सालों से हम यूज करते आ रहे हैं, दशकों से नहीं तो अगर। और यही टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस वैक्सीन जो कोवैक्सीन है उसमें भी इम्प्लॉय की जा रही है। साइनोवैक जो चाइना से आई है उसमें भी यही वैक्सीन है, वो दुबई में ऑलमोस्ट सबको ही लगाई जा रही है। दुबई रॉयल फैमिली ने भी वो वैक्सीन ली है। तो टेक्नोलॉजी काफी ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूवन है, सेफ है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये सभी लोगों के लिए, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे, उसके लिए अप्रूवल ले लेगी जल्दी है। शुक्रिया डॉक्टर। भाई, एक अंधे व्यक्ति और हाथी वाली कहानी थी, आपको अगर याद हो, जिसमें 4 अंधे आदमी हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को छूकर अलग अलग बातें कहते हैं। ऐसा ही कुछ कोरोना और उसके सिम्टम्स को लेकर रहा है। कभी नॉर्मल वायरल की तरह बुखार के लक्षण को समझा गया कोरोना का लक्षण, फिर कभी सांस लेने में तकलीफ, सर्दी जुकाम, टेस्ट और स्मेल का चले जाना वगैरह वगैरह। कुछ सिम्टम्स इनमें समय के साथ मौजूद भी रहे, वहीं कुछ आए और फिर चले गए। इसी कड़ी में सिम्टम स्टडी ऐप ने दावा किया है कि नेल्स यानी हमारे नाखून और ईयर लॉब के जरिए ब्लड में ऑक्सीजन लेवल का पता लगा सकते हैं, और ये ऑक्सीजन लेवल के सहारे हमें जानकारी होगी कि कंसर्न व्यक्ति को कोविड है या नहीं। आकाश हेल्थ केयर की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा चोपड़ा से मैंने यही पूछा कि कैसे हमारे नाखून और ईयर लॉब हमें एक लेवल पर जाकर अलर्ट कर सकते हैं कि अब कोविड चेकअप करवा लेना चाहिए। तो एज वी ऑल नो, कोविड-19 इन्फेक्शन हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को इम्पैक्ट करता है। Now, what is oxygen saturation? ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें ये बताता है कि हमारा जो हार्ट है वो ठीक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है कि नहीं, और वो हमारी एक्सट्रीमिटीज तक जा रहा है कि नहीं।
एक्सट्रीमिटीज हो गए आपके फिंगर्स, टोज, ईयरलोब्स। सो अगर आपको फीवर या सोर थ्रोट है या आपको डाउट है कि आपको कोविड है या नहीं है, आप एक सिंपल डिवाइस जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं उसकी मदद से पता कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है कि नहीं। इट्स अ सिंपल डिवाइस जिसको आपको अपना नेल पेंट अगर लगाया है, नेल पेंट क्लीन करके अपने नेल पे लगाना होता है, ऑल्टरनेटिवली ईयर्स पे या टोज पे। इसके अंदर एक लाइट होती है जो डिटरमिन करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एक्सट्रीमिटीज तक पहुंच रहा है कि नहीं। कायदे में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95-96 होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा अंदर सब ठीक है, हार्ट इज पंपिंग प्रॉपर्ली। लेकिन अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 या 90 है, मतलब हाइपोक्सिया सेटन हो गया है, तो हमें एक अलर्ट होना चाहिए। एंड अगर 90 से कम है तो डेफिनेटली वी मस्ट सीक मेडिकल हेल्प। डॉक्टर, जैसे कि अब ये नाखूनों और कान की बात है, तो ऑक्सीमीटर का यूज़ भी तो सावधानी से करना चाहिए। कुछ टिप्स इसे यूज़ करने के? Yes, so first of all, nail paint अगर लगा हो, number one, the nail paint has to be clean. It should be a clean finger. And if two people are using the oximeter, आप make sure कि आप इसका जो जिस probe पे आप अपनी finger रखते हैं, that has to be cleaned. ये नहीं कि आपने भी finger डाली and you know next minute किसी और patient ने, आपके किसी घर वाले ने उसी पोर्ट पे finger डाली। वो clean करना होता है, sanitize करिए, clean करके तब pulse oximeter यूज करना होता है। एंड कभी कभी पल्स ऑक्सीमीटर एबरेंट रीडिंग देखता है, तो यू नो कि या तो फिंगर ठीक से नहीं रखी है या उससे कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं, बिकॉज इट्स अ बीम, इट्स अ स्मॉल बीम ऑफ लाइट। तो वो आप एक क्लीन क्लॉथ से साफ करके एंड देन यू कैन ट्राई अगेन। शुक्रिया डॉक्टर। फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। अच्छा, आपने आज किसी को कॉल किया या नहीं? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनते आ रहे हैं, वो अब बदल गई है। अब मैसेज जो एक फीमेल की आवाज़ में दी जाएगी वो वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना देने के लिए होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दें। अब साथ साथ आपको जो बातें पहले से पता है वो भी करना है और वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों को भी कोई जगह नहीं देनी है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।